इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे, मेरे साथ विद्या सर मौजूद हैं और आज हम चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान का होने वाला क्या है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, मुझे प्रधानमंत्री कहते हुए इसलिए सोचना पड़ रहा है क्योंकि जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन में उन्होंने भाषण दिया वो एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं लेकिन एक कट्टर इस्लामिक धर्मगुरु के तौर पर नजर आए। मैं ठीक हूँ विद्या सर? काफ़ी हद तक सही है और बड़ा ताज्जुब हो रहा था कि जो पहले उनका लिबरल फेस था वो यूएन के मंच का ऐसा इस्तेमाल करेंगे और ऐसे एक तरह से मुस्लिमों के ठेकेदार बन करके बोलेंगे उनको अपनी तरफ जोड़ने के लिए, क्योंकि कश्मीर पे और किसी को तो वो जोड़ नहीं पाए थे। तो वो वहाँ पे पूरे मुस्लिमों का लीडर बनने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए मुस्लिमों के नहीं, लीडर तक तो ठीक था लेकिन मुस्लिम जिस तरीके से रेडिकल इस्लाम की बातचीत हुई है तो इस्लामोफोबिया को आगे करके ये जस्टिफाई करना कि अत्याचार हुआ इसलिए मुस्लिमों ने हथियार उठा लिया, ये कहकर आप साबित क्या करना चाहते थे इस मंच से? वो ये कह करके साबित करना चाहते थे कि अभी तक वो तमाम कोशिशों के बावजूद मुस्लिमों को अपने साथ नहीं जोड़ पाए, आर्थिक बदहाली से गुजर रहे हैं, कोई उनकी सुन नहीं रहा। तो अब कौन सा इमोशनल मामला हो सकता है जिससे थोड़ा लोग जुड़े? तो वो जो इस्लाम फोबिया, रेडिकल इस्लाम और अन्याय और पश्चिम ने अन्याय किया, अमेरिका ने अन्याय किया, यही वो सब चीज़ें हैं जो थोड़ा सा शायद लोगों को इमोशनल कर सकता है मुस्लिम्स को, जिसको कि वो कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो मुस्लिमों के हितैषी हैं। जब चाइना पे उनसे सवाल पूछा जाता है तो उस वक्त उन्हें ध्यान नहीं रहता है कि सिंगजियांग प्रांत भी कोई है, 10 लाख मुस्लिम नहीं, फिर कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में बड़ी समस्याएं हैं, उनको हम समझने में जुटे और चीन तो हमारा अच्छा दोस्त है। अब 23% से 3% अल्पसंख्यक हो जाते हैं, वो उन्हें ध्यान नहीं रहता है। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है वो उन्हें ध्यान नहीं रहता। कुल मिला जुला करके मुझे ऐसा लगा कि जैसे आदमी डिप्रेशन में जाता है ना, वो एक पीएम के रूप में डिप्रेशन में चले और इसलिए उन्हें वो टिक टिक नहीं सुनाई दे रही थी जो बजाई जा रही थी कि भाई 15 मिनट आपका समय था, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 50 मिनट तक अब बोलते रह गए। नहीं, मुझे लग रहा है कि पहले से जो भी उनके साथ डेलीगेशन गया था, जो मलिहा लोधी वगैरह जो यूएन में उनकी प्रतिनिधि हैं, ये उनका वेल प्लान था कि 15 मिनट में तो हम अपनी बात कह नहीं पाएंगे। नहीं, इस पर तो मैं चर्चा करूंगा क्योंकि इमरान खान की भाषा बदली है और भाषा क्यों बदली? हाउडी मोदी जिस तरीके से रैली हुई उस रैली ने इमरान खान की भाषा बदल दी। लेकिन उससे पहले जो बड़ा सवाल है, लगातार उन्होंने यूएस को आंख दिखाई है, पश्चिमी देशों का बार बार उन्होंने जिक्र किया, 5 से 6 बार मैं अगर गलत नहीं उन्होंने इस्तेमाल कर दिया। जब सोवियत संघ का नाम लिया और कहा कि उसके खिलाफ जो है हमने ट्रेन किया मुजाहिदीनों को, गुरिल्ला वॉर के लिए ट्रेनिंग दी, हमारे लिए वो फ्रीडम फाइटर थे, सोवियत संघ ने उस समय आतंकी कहा था, यूएस ने हमें फंड किया था। आप साबित क्या करना चाहते हैं और ऐसा साबित करके आपका भविष्य क्या होने वाला है? साबित ये करना चाहते हैं कि हे अमेरिका सुनो, हे यूरोपियन कंट्री सुनो, आपने हमें आज तक इस्तेमाल किया है और जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो आप मेरा साथ नहीं दे रहे हो। तो अब हे मुस्लिम कंट्रीज के देश सुनो, मुस्लिमों सुनो कि यदि इस संकट की घड़ी में आपने साथ नहीं दिया तो कल आपका कोई साथ नहीं देगा। यानी कि वो डर पैदा करना चाहते हैं, भय पैदा करना चाहते हैं। आप बताइए, यूएन का मंच का आप इस्तेमाल कर रहे हैं युद्धों उन्माद के लिए कि नहीं तो युद्ध होगा तो फिर उसका क्या होगा, इसके लिए यूएन भी रिस्पॉन्सिबल होगा। तो वो उनका डिप्रेशन बोल रहा था, कहीं ना कहीं वो हताश है, निराश है, ये बोल रहा था। और जैसा कि हमारी आपसे पहले जिक्र हो रही थी कि अब इसका आगे भविष्य में क्या रिपरकशन होने भाई मैंने कहा कि भविष्य में पाकिस्तान अब कहां जाएगा, क्योंकि आपको अगर मदद चाहिए तो वही पश्चिम देश आपको मदद देंगे। आप यूएन में पहुंच जाते हैं, आतंकियों को पेंशन देने के लिए आप उन्हीं के सामने हाथ फैला लेते हैं। मतलब गजब का रवैया है और इस रवैये के साथ आपका भविष्य जाता किस ओर है, कोई रास्ता दिखता तो नहीं है। देखिए, मैंने एक चीज़ और नोट किया, इस सवाल का आपका जवाब दूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मान रहे हैं कि मोदी जी ने कम बोला, मतलब शायद मोदी जी ने पक्ष ठीक से नहीं रखा अपना, और इमरान ने बहुत अच्छा बोला। अपने देश में भी सोचने वाले लोग हैं, वो ये बात को समझ नहीं रहे कि वो इंटरनेशनल फोरम का इस्तेमाल किस तरह किया जाना चाहिए, वहाँ की मर्यादा होती है और वहाँ पे जो आप इशू उठाते हैं, देश की समस्याओं से विश्व को आपको जोड़ना होता है कि हम ये वैश्विक डेवलपमेंट के लिए ये मदद कर रहे हैं। मोदी जी ने ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। आपने क्या रखा कि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो फिर ऐसा होने वाला है, दुनिया रिस्पॉन्सिबल होगी। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि उन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। एक तो पहले से कोई साख नहीं है, कर्ज के लिए आप हाथ फैलाए घूम रहे हो। अब भारत पूरा जोर लगाएगा कि अब ब्लैक लिस्ट हो, ठीक है? एशिया में तो आप हो ही चुके हैं, लेकिन आप जो अक्टूबर में अगले महीने में जो बैठक पूरे होने वाली वर्ल्ड के लिए आप ब्लैक लिस्ट हो। दूसरी बात, और इस बात का दर्द दिखा क्योंकि वो इस बात का जिक्र किया इमरान ने कि भारत ब्लैकलिस्टेड कराने में जुट गया चुनावों के बाद। ठीक है। दूसरी बात कि अब आप इसमें साबित करने के लिए क्या रह गया है, जो बाद में अपने यहाँ की जो यूएन में उन्होंने अपना पक्ष रखा, उसमें उन्होंने साफ कहा कि इकलौता देश है पाकिस्तान जो ग्लोबल टेररिस्ट को पेंशन देता है।
ठीक है, हाफिज सईद का ग्लोबल टेररिस्ट को आप पेंशन दे रहे हो, उसके लिए आप यूएनएससी में जा रहे हो और कह रहे हो कि नहीं हम तो बहुत कार्रवाई कर रहे हैं। तो उससे मुझे ठीक है, थोड़ी देर के लिए लग सकता है कि बहुत अच्छा इन्होंने बोला, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने को एक्सपोज किया है, अपने देश को एक्सपोज किया। और पाकिस्तान में ऐसे भी लोग हैं जो ये मानते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने बोला है ठीक नहीं बोला। अच्छा, ब्लैकलिस्टेड की बात आई, इमरान खान पीछे चेयर की ओर हाथ उठाकर कहते हैं कि आप एक पर्यवेक्षक भेज दीजिए, पर्यवेक्षकों की एक टीम भेजिए जो पकी देखे कि पाकिस्तान में एक भी आतंकी संगठन नहीं है। अब गजब मुझे समझ में नहीं आता है कि खुद को एक्सपोज करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठते हैं तो कहते हैं हाँ भाई हमने अलकायदा को ट्रेन किया, हमने इसको ट्रेन किया, हमने इसको ट्रेन किया। इतने आतंकी मौजूद हैं। जब पिछली बार अमेरिका दौरे पर गए थे, आपको याद होगा, फिर इसी दौरे पर वो कहते हैं कि हाफिज सईद को पेंशन देनी है, इसलिए 1.5 लाख महीने का ग्रांट दे दीजिए ताकि वो उसे निकाल सके। हालांकि कैसे मंजूरी मिल गई, मुझे इस पर भी आश्चर्य है कि क्या दुनिया में इस तरीके की व्यवस्था है। मुझे जानकारी नहीं है कि आतंकियों को भी पेंशन दी जा सकती है। अगर हाफिज सईद ग्लोबल टेररिस्ट है, हाफिज सईद को इसी यूएन ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर रखा है और उसी की पेंशन के लिए आप यूएन से आपने बात भी कर ली, मिल भी गई आपको मंजूरी, और उसी यूएन से कह रहे हैं कि बताओ हमारे यहाँ कोई आतंकी। मतलब क्या स्टैंड है, मानसिक दिवालियापन की स्थिति है। कंफ्यूज्ड है। कई बार वो स्वीकार करते हैं कि हाँ हमारे यहाँ टेररिस्ट हैं, हाँ हमारे यहाँ आईएसआई और फौज ट्रेनिंग देती है, और कई बार वो कहते हैं कि नहीं अब तो हम बहुत कार्रवाई कर चुके हैं, अब ऐसी कोई बात नहीं। आप देखिए ना, जो मसूद अजहर है उसको लेकर के पाकिस्तान ने कितनी बातें की। उसको लेकर पाकिस्तान ने ये कहा कि वो अस्पताल में भर्ती है तो वो मरने वाला है, फिर बाद में आई कि रावलपिंडी के सैन्य अस्पताल में एक विस्फोट हुआ था, उसमें वो मारा गया। तरह तरह के बहानेबाजी करते हैं, झूठ के ढेर सारे हाथ पांव होते हैं। तो जब भी आप झूठ पे झूठ बोलते जाएंगे तो वो सच नहीं हो जाएगा। एक न एक दिन आप अपने ही बुने जाल में इस कदर फंस जाएंगे कि आपको लगेगा, जो पाकिस्तान में इनकी आलोचना हो रही है कि तुम ही जाकर के अमेरिका में बोलते हो कि हमारे यहाँ आतंकवादी हैं, और तुम ही जाकर के बोलते हो कि नहीं हमारे यहाँ आतंकवादी नहीं, तो तुम कहना क्या चाहते हो। तो एक तरह से वो अपनी साख गिरा रहे हैं। कितना दिन, 1.5 साल अभी हुआ उनके आए हुए सत्ता में, और मुझे लग रहा है कि उनके गद्दी को भी खतरा पैदा होने लगा 1 साल के अंदर। हाँ, तो उसको बचाने के लिए उलूल जुलूल बातें कर नहीं, और इस बात का भी उन्हें डर है कि अगले महीने, एक महीने से भी कम का वक्त बचा है कि अभी एशिया में ब्लैक लिस्टेड हुए हैं, और इस बात क्योंकि इसी बात का जिक्र उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि खतरा इसी बात को लेकर है कि वो कहीं पूरे वर्ल्ड में ब्लैक लिस्टेड ना हो जाए, तो जो भी थोड़ा बहुत फंड मिलता है वो भी बंद हो जाएगा। देखिए अब क्या क्या उनके साथ होने वाला। आपने अमेरिका पूरे यूरोप के गरियाया, ठीक है, उसी अमेरिका में खड़े होकर, ठीक है ना। आप बार बार इस बात के दुहाई दे रहे थे कि मैं लंदन से पढ़ा लिखा हूँ, लिबरल मुस्लिम हूँ, कोट पैंट अंग्रेजी की बात कर रहे थे, तो खुद वो धारण किए हुए थे मॉडर्न दिखाने के। तो एक तो निश्चित रूप से किसी भी देश को और पश्चिम को ये बात अच्छी नहीं लगी, नगवार गुजरी। स्वाभाविक रूप से जो एफएटीएफ को लीड कर रहे हैं वो वही देश लीड कर रहे हैं, तो एफएटीएफ में आपके सामने संकट पैदा होने वाला है। अभी आईएमएफ की जो टीम आई थी वो कह के गई है कि जो गाइडलाइंस आपको दिया गया था वो आपने पूरा नहीं किया है, लिहाजा कर्ज रिलीज होगा, जो पैकेज मिल रहा है बेल आउट पैकेज, या नहीं होगा या कब होगा उस पर संशय के बादल मंडराएंगे, आपके पास खाने के लिए रोटी नहीं है। तो इसका बहुत लॉन्ग वे में जो है प्रभाव पड़ने जा रहा है। और भारत देखिए, यहाँ से अभी कूटनीति की भारत के दूसरे दौर की परीक्षा होने वाली है। अब भारत इसके बाद लामबंदी करेगा कि एक वैश्विक मंच का एक नेता ने किस तरह से इस्तेमाल किया, और आप लोगों ने सुना कि वहाँ की स्थिति क्या है। तो किसी भी मुस्लिम कंट्री ने अभी तक तो कोई बयान जारी नहीं, एक शुरुआत हो भी गई है। जो आप थोड़ी देर पहले हम लोग अलग से बातचीत कर रहे थे तो आप जिक्र कर रहे थे कि हमने जवाब किससे दिलवाया। तो वही जवाब सबसे जो हमारा जूनियर मोस्ट अधिकारी था ना उससे दिलवाया। क्योंकि हमने बताया आपको कि आपका स्तर इसी लायक है भारत की नजर में। हाँ, गंभीरता से हम आपको नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी चूंकि आपने मामला उठाया है इसलिए हम जवाब दिलवा रहे हैं महिला अधिकारी से। महिला अधिकारी बहुत ही ब्रिलियंट है, उसको कई अवार्ड मिल चुके हैं और उन्होंने बखूबी जवाब भी दिया है। जितनी उनकी इसके लिए तारीफ की जाए बहुत कम है। विदिशा मैत्री। तो उन्होंने बहुत सधे हुए शब्दों में एक एक चीज का कि आप अपने आतंकवादियों को पेंशन देते हो, 23% से 3% जो है अल्पसंख्यक हो गए, आप राजनेता के और पीएम के रूप में नहीं बोल रहे थे। तो इतनी सारी बातें उनकी गिनाई गई, तो उसके बाद उनके पास जवाब बचता। अच्छा, एक लाइटर नोट पर बातचीत जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी चल भी रही है। इमरान खान अपनी पत्नी से काफ़ी प्रभावित हैं, बुशरा से। बुशरा वहाँ पर आध्यात्मिक गुरु के तौर पर जानती हैं, तो लोग बड़ा मजे भी ले रहे थे कि इमरान खान की स्क्रिप्ट कहीं बुशरा ने तो नहीं लिखी थी। तो इसका मतलब बुशरा उनकी विदाई चाहती हैं, इसका मतलब बुशरा उनकी विदाई चाहती है। जो कुछ भी उन्होंने बोला है इसका लॉन्ग वे में जा करके बहुत पाकिस्तान पर फर्क पड़ने वाला। अच्छा, एक आखिरी बातचीत, हाउडी मोदी जो रैली हुई, जिस तरीके से सफल रैली हुई, ट्रंप ने कहा रेडिकल इस्लाम के खिलाफ हम लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं, भारत के साथ खड़े हैं। पीएम मोदी ने भी कहा। तो लगता है कि उससे घबराए हुए हैं इमरान खान कि कहीं कोई बड़ा अटैक फिर से ना हो जाए, क्योंकि आप देखिए जनरल बिपिन रावत ने कहा कि भाई बालाकोट से भी बड़ा हो सकता है अगर ज़रूरत पड़ा। तो इमरान खान को इस बात का एहसास है कि भारत जो बदल चुका है वो घुसकर मारने वाली स्थिति में अगर है तो कहीं कुछ बड़ा ना हो,
इसीलिए उनकी भाषा बदली और इस्लामोफोबिया की उन्होंने बातचीत कर ली। और इस्लामोफोबिया की बातचीत करके 15 से 20 मिनट आप यूनाइटेड नेशन के मंच का इस्तेमाल करते हैं दुनिया को इस्लाम समझाने के लिए। वो घबराहट में है और दरअसल अब उनको ये डर है कि अब कश्मीर की भारत तो बात ही नहीं कर रहा, अब तो पीओके की बात कर रहा है। और जो आप रेडिकल इस्लाम की बात कर रहे हैं वो रेडिकल इस्लाम को लेकर के लगभग सारे देश एक हैं, ठीक है। चाइना भी औपचारिक रूप से एक है, बेशक वो पीछे पर्दे के पीछे से आपकी मदद करता है, लेकिन वो चूंकि विश्व का एक महत्वपूर्ण प्रभावशाली देश है, इसलिए वो जो है मंच पे विरोध नहीं कर पाएगा कि आतंकवाद का विरोध नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात। और चाइना खुद भी इस बात को लेकर के परेशान है कि झिनजियांग उसके प्रांत में जो कुछ भी हो रहा है उसकी अमेरिका जो है विरोध कर चुका है, ठीक है। भारत अभी अपनी रणनीति के तहत नहीं कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से वो कश्मीर को लेकर बोल रहा है, हो सकता है कि एक दिन आए कि भारत भी ये बात बोलने लगे, ठीक है। तो ये निराश हैं, हताश हैं और इन्हें भविष्य की आशंकाएं घेरे हुए हैं कि एफएटीएफ में भारत ब्लैक लिस्ट करा देगा, फिर मेरी आर्थिक स्थिति का क्या होगा, पीओके में भी आज भारत बात कर रहा है, कल को जो है ले सकता है। इन सारी चीज़ों को लेकर के परेशान है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देश में उनकी गद्दी को भी खतरा पैदा होने लगा है। बेशक फौज और आईएसआई उनको सपोर्ट कर रही है, लेकिन जैसे ही उन्हें लगेगा कि अभी हमारे काम के नहीं सपोर्ट भी तब तक जब तक कोई एक और चेहरा खड़ा नहीं कर लिया जाता है इमरान खान की तुलना में। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि इनके गिने चुने दिन बचे हैं और घबराहट में ये सारी बातें वो कर रहा है। चलिए, तो कुल मिलाजुलाकर बातचीत का नतीजा ये है कि पाकिस्तान बर्बादी के रास्ते पर है। उसे शायद दिख नहीं रहा, या फिर दिख रहा है तो वो समझना नहीं चाहता, या फिर समझ में आ रहा है तो उसे देखना नहीं चाहता। वो कंफ्यूजन में है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अपनी स्टेट पॉलिसी में इस हद तक समावेशित कर चुका है आतंक को कि उससे चाहकर भी पीछा नहीं छुड़ा पा रहा, और यही उसकी बर्बादी की वजह बनने जा रहा है भविष्य में। क्योंकि पाकिस्तान जिस रास्ते पर चल पड़ा है उस रास्ते पर ना तो उसका कोई साथ देने वाला है, पड़ोसियों से वो पहले ही झगड़ा कर चुका है। कुल मिलाजुलाकर अकेला पाकिस्तान, उसके पास बर्बाद होने के अलावा, बर्बाद भविष्य के अलावा कुछ भी नहीं है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।